हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 15 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल हुआ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ के बारे में। आईएलओ ने रिपोर्ट जारी की है। दूसरा आर्टिकल हुआ नीपम के बारे में, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। तीसरा आर्टिकल होगा सुपर गरुड़ा शील्ड एक्सरसाइज के बारे में। और चौथा और लास्ट का आर्टिकल होगा यूएन एमओजीआई के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या है जानेंगे। ठीक है, मिलिट्री आपका ऑब्जर्वर ग्रुप है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ, जो कि आईएलओ की रिपोर्ट आई है। ठीक है, आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये रिपोर्ट रिलीज की है। इसका नाम टाइटल ये है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज की, तो आईएलओ ने रिलीज की है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट रिलीज हो गई। ठीक, अब क्या है इसमें, क्या बताया, अब इसमें दो चीजों में चीजें बताई गई। एक तो नेशनल लेवल पे बताई गई, ग्लोबल लेवल पे बताई गई। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। देखिए, अभी हम कोरोना काल से गुजरे हैं। कोरोना काल में कितना कोहराम मचा, वो पूरी दुनिया वाकिफ है इस चीज से। तो कई लोगों की जॉब चली गई, जिंदगियां तो गई गई, जॉब तो गई। मतलब इतना कोहराम मचा के बस उसके बारे में बोल नहीं सकते। बस आप ये समझिए कि फिलहाल यहाँ पे जो रिपोर्ट है ये बता रही है कि कितने लोगों की जॉब गई, और वुमेन में और मैन में कितना गैप आ गया। जॉब में किसने कितनी लॉस की और किसकी कंपैरिजन में किसकी जॉब ज्यादा रही या कम रही। तो इसी की रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ग्लोबल की बात कर रहे हैं, मतलब ग्लोबल लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे कि ये जेंडर पैरिटी क्या देखने को मिली ईपीआर में। ईपीआर मतलब यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशो। एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशो का मतलब ये है कि देखो, वो पीपल जो जॉब कर सकते हैं, जो एम्प्लॉय थे। ठीक है ना, यहाँ पे वो पॉपुलेशन की बात हो रही है जो एम्प्लॉय थी, यानी कि जॉब करने की एज है जिनकी, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। ऐसा नहीं कि टोटल पूरी वर्ल्ड की 8 बिलियन पॉपुलेशन की बात हो रही है, वो नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे उसकी बात हो रही है ग्लोबल लेवल पे कि जितने लोग, जितनी पॉपुलेशन जॉब में लगी हुई थी, जो कर रहे थे, तो उसकी यहाँ है। तो एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशो की बात यहाँ पे कि यंग वुमेन जो है, इनकी जो यंग वुमेन है, मतलब वो उनकी बूढ़ी औरतें नहीं, यंग वुमेन जो कि जॉब में कार्यरत थी। ठीक है, उनकी जो है बहुत कम संख्या है, कम परसेंटेज है एज कंपेयर टू यंग मैन। ठीक है, तो यंग मैन की कंपेरिजन में इनकी जो संख्या है जॉब करने वालों की कम है। ठीक है, तो कितनी कम है, अगर यहाँ पर देखा जाए 1/1.5 टाइम्स, या ये कह लीजिए कि यंग मैन जो है इतने गुना, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा जॉब में है। उनका ईपीआर जो है एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशो 1.5 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू यंग वुमेन। ठीक है, एक तो ये गैप देखने को मिला, जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिली। ठीक है, अगर 2000 की बात करें, आंकड़ों पे बात करें, तो आंकड़े में लगभग 27.5% यंग वुमेन ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं हम, पूरे उसके ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं। इतनी जो वुमेन थी वो क्या है, एम्प्लॉयड थी एज कंपेयर टू मैन। मैन कितने थे? आपके 40.3%, यानी कि 40.3% यंग मैन ग्लोबली एम्प्लॉयड थे। और उसके कंपेरिजन में मैन वुमेन कितनी थी? 27.4%। ये 2000 के आंकड़े की बात हो रही है। तो देखो कितना गैप है। लगभग आप ये मानिए कि कितना हो गया, 13% का गैप हो गया है। ठीक है, तो इतना ज्यादा जेंडर डिस्पैरिटी है। आगे बढ़ते हैं। अब पेंडेमिक ने कितना बड़ा प्रभाव डाला, कितना बड़ा इफेक्ट डाला, आप सभी जानते हैं। अभी पूरी वर्ल्ड कोविड से गुजर के आई है और अब थोड़ा रिकवर कर रही है, मार्केट रिकवर कर रही है, लोग रिकवर कर रहे हैं। कई लोग की बहुमूल्य जाने गई, कई परिवार तबाह हो गए। तो वो चैलेंज को जो फेस करते हुए हम आए, और वो उस एक पर्टिकुलर एज की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में कौन है जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब कौन कौन सी एज के कर रहे हैं, मान के चलिए यंग की बात हम करें कि 15 से 24 साल की, उसकी बात करें। इन्होंने बहुत सारे चैलेंज फेस की कि कोविड 19 पैंडेमिक जो आया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोलता है कि जो टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो लगभग 73 मिलियन थे 2022 में। ठीक है, ये 73 मिलियन, यहाँ पे ये थोड़े मोटे मोटे आंकड़े हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भाई, जो आईएलओ की अभी रिपोर्ट रिलीज हुई थी 2022 में, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ, उसमें ये बोला गया कि इतने पॉपुलेशन, इतनी मिलियन पॉपुलेशन ग्लोबल लेवल पे आपकी अनएम्प्लॉयड थी। ठीक है, तो एक मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। अगर वहां पे 73 ना बोले, आपका 70 बोल दे, तो एक अप्रोक्सीमेट नंबर तो आपको पता, हाँ इतने थे। अब वहां पे बोलने लगे 50 थे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो वो तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए।
सारी चीज़ें रटनी नहीं है और रट भी नहीं सकते आप, इन्हें बाय हार्ट नहीं कर सकते, ठीक है? आगे बढ़ते हैं रीजनल डिफरेंसेस के रीजनल डिफरेंसेस कितने देखने को मिले, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पे बोला कि जो हाई इनकम कंट्रीज़, अब यहाँ पे हाई इनकम, लो इनकम, मिडिल इनकम कंट्रीज़ का कंपैरिज़न हो रहा है, ठीक है? जो हाई इनकम कंट्रीज़ में जो है थोड़ा-सा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम देखने को मिला एज़ कम्पेयर टू ये क्या नाम ये दो 2022 तक के जो एंड तक का था, ठीक है? क्योंकि जबकि उसमें लो इनकम कंट्रीज़ में और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली, ठीक है? ये बोला गया। आगे बढ़ते हैं और जो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपकी ग्रीन इकोनॉमी है और ब्लू इकोनॉमी है, उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है, उससे आपकी मार्केट कितनी ग्रो करेगी और कितनी उभरी है और कब तक उभर सकती है, मतलब एक रिकवर कर जाएगी। तो इसमें बोला है लगभग इतना अतिरिक्त यानी कि एडिशनल 8.4 मिलियन जॉब की क्रिएट की जा सकती है 2030 तक, ठीक है? 8.4 मिलियन जॉब 2030 तक क्रिएट की जा सकती है। किससे? अगर हम ग्रीन एनर्जी का और ब्लू इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें, इनका यूज करें, इन इकोनॉमीज का यूज करें जॉब क्रिएशन में, तो इतनी जॉब्स और क्रिएट की जा सकती है। यानी कि जो पीछे आपने देखा कि आपकी 73 मिलियन जो आपकी जॉब थी उसकी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत भरपाई की जा सकती है। तो क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे करेंगे कि जो आपकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है? आपकी रिसाइक्लिंग हो चीज़ों की, उसमें इन्वेस्टमेंट हो और वेस्ट का मैनेजमेंट हो सही तरह से, उसमें इन्वेस्टमेंट हो। तो जब इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट ऑलवेज़ कैरी अ ह्यूज लंप ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, ह्यूज लंप ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ, ठीक है? तो यही सब इसमें बात बोली गई है। अगर आप बात करें कि जॉब की बात करें कि जो सॉरी जॉब की नहीं ये उसकी इंटरनेट की बात करें कि ब्रॉडबैंड कवरेज और एम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन रहा कि जो आपका यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कवरेज 2030 तक इसमें बोला गया इंक्रीज हो जाएगा और ये एम्प्लॉयमेंट कितनों को देगा 24 मिलियन नई जॉब वर्ल्ड वाइड क्रिएट करेगा, ठीक है? इसमें ये बोला गया है। तो ये थोड़ा मोटा-मोटा डाटा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आते हैं हम अपने प्यारे इंडिया पर। अपने प्यारे इंडिया की अगर बात करें कि यहाँ पे कैसे पैंडेमिक ने कोहराम मचाया और यूथ में एम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो यूथ एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट है वो डिक्लाइन कर गया 0.9%। कितने शुरू के 9 महीनों में 2021 की बात यहाँ पे चल रही है। शुरू के जो 9 महीने थे आपके क्या नाम 2021 के उसमें वो डिक्लाइन कर गया। ठीक है, अगर इसकी रिलेटिव वैल्यू जो 20 में थी उसकी कंपैरिजन डिक्लाइन कर गया, यानी कि 20 में ज्यादा था और इसमें 21 में क्या हो गया डिक्लाइन कर गया। ठीक है, अब ये क्या है 2% क्या है एडल्ट्स का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है इस पीरियड में क्या है इम्प्रूव करेगा, ये ऐसा बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फीमेल्स की बात हो रही है, यंग फीमेल्स की बात हो रही है, उनके एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है कि जो आपकी इंडियन यंग वुमेन है वो आपकी लार्जर अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन फेस कर रही है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा लॉस हुआ है 21 और 22 में एज कम्पेयर टू यंग वुमेन। तो यहाँ पे आंकड़ा भी दिया हुआ है, यानी कि डाटा दिया हुआ है कि यंग इंडियन मैन जो है वो 16% जो है ग्लोबली मार्केट को ग्रैब किए हुए हैं। ठीक है, जबकि ये जो आंकड़ा है ये केवल 5% है यंग इंडियन वुमेन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये क्या है सीधा सीधा शब्दों में हम बात करें 16% जो टोटल यंग मैन है ग्लोबली जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉयड है, तो वो 16% तो इंडियन है। ठीक है, अगर उसमें यंग इंडियन वुमेन की बात करें वो कुल पूरी टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन जो कि एम्प्लॉयड है उसमें 5% आपकी क्या है इंडियन वुमेन आती है। ठीक है, तो देखिए कितना डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा मुहिम चली थी, बहुत बड़े आर्टिकल मतलब बहुत सारे आर्टिकल आए थे, इस पे बहुत सारे लेक्चर लिए गए जब कोविड आया कि भाई बच्चों का स्कूल बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, पढ़ाई बंद होगी, तो बच्चे मतलब एक तरह का बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फेस कर रहे थे। तो उस टाइम पे क्या है कि आपका ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रचलन निकल के आया और बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन की ऐसी सिस्टम में एक पूरा इकोसिस्टम बन गया। तो आज तो देखिए 2022 का अभी के एंड की तरफ हम जा रहे हैं, तो आप तो देखते हो यूट्यूब पे कितने सारे एजुकेशन चैनल आ गए जो पढ़ा रहे हैं। तो इसने देखो नो डाउट कि आपका जो पैंडेमिक आया है इसने वर्ल्ड को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, बहुत सारी जाने गए, बहुत सारे परिवार तबाह हो गए, पर कहीं ना कहीं इसने दुनिया को समझाया है कि आपको तरीके चेंज करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमें एडॉप्ट करना होगा इसको क्या ना ऑनलाइन एजुकेशन। तो अब ये बोला है कि
केवल 8% जो है चिल्ड्रन जो रूरल एरियाज में थे, ठीक है, उसने क्या ऑनलाइन एजुकेशन को थोड़ा सा एडॉप्ट किया, और 23% अर्बन एरियाज में ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे थे। तो कितना गैप आया है इसमें, ठीक है। मगर अब ये आंकड़ा और बढ़ गया है, ठीक है। अगर हम लर्निंग रिग्रेशन की बात करें कि लर्निंग गैप कितना आया कोविड के टाइम में, तो स्कूल तो बंद थे, अब लर्निंग गैप तो आना ही था। अब 90% जो चिल्ड्रन थे, अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे पिक्चर शेयर की हुई है कि जो बेसिक लैंग्वेज स्किल्स होती है, जैसे राइटिंग की स्किल होगी, लिसनिंग की स्किल होगी, क्योंकि लिसन करके आप कितना समझते हो, कितना राइट कर पाते हो, लैंग्वेज मतलब जिस लैंग्वेज में चीजें बोली जा रही है उसको राइट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, स्पीक कर पाते हो उस लैंग्वेज में नहीं कर पाते हो, रीडिंग कर पाते हो, या इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, तो ये जो स्किल्स है, तो यहाँ पे यही बात बोली गई कि लॉस्ट कर गए कम से कम एक 92% चिल्ड्रन कम से कम एक फाउंडेशनल एबिलिटी इन लैंग्वेज, ठीक है, कम से कम एक, तो वो लॉस्ट कर गए, यानी कि उनकी एक फाउंडेशनल एबिलिटी खो गई। अगर हम बात करें किसी स्पेसिफिक फील्ड की, तो मैथमेटिक्स यहाँ पे बात करते हैं, वो है लगभग आंकड़ा कितना 82%, तो ये बोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, अगर टीचर की बात हम करें कि टीचर्स को कितना लॉस हुआ, कि नो डाउट इंडिया की अगर हम बात करते हैं ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, हम वो ऐसी कंट्रीज की बात, अफ्रीकन कंट्रीज की बात नहीं कर रहे, हम इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें। इंडियन जो टीचर्स होते हैं वो बहुत कम पे किया जाता है उनको टीचिंग में, ठीक है, जबकि एज कम्पेयर टू हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट है, उन्हें बहुत ज़्यादा पे किया जाता है टीचिंग के प्रोफेशन में। तो इंडिया में जो टीचिंग प्रोफेशन है कहीं ना कहीं ये कम चार्मिंग है, ठीक है, और दूसरे जो जॉब्स है उनके कंपेरिजन में, पर फिर भी जॉब की बहुत किल्लत है, ठीक है। तो इस पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्कीम्स भी चला रही है, ध्यान दे रही है, ठीक। तो अब डोमेस्टिक अगर वर्क की बात करें कि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक वर्क हाईली इनफॉर्मल है। हाईली इनफॉर्मल का मतलब कि एक तो ऐसे एक्ट नहीं बने हुए हैं, ठीक है। आप देखते हो कि ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस की जो है ये जो अब्यूज की खबरें आती रहती है कि भाई उसको रखा था तो कोई मेड थी, उसका सेक्सुअल अब्यूज हो गया, या उसको कम पैसे दिए गए, या उसको कैप्टिविटी में रखा गया। तो ये पूरा सेक्टर इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल से मतलब ये है कि पूरा एक रजिस्टर्ड नहीं है, पूरा सिस्टम नहीं है। जैसे किसी चीज का एक्ट बना होता है, उस एक्ट के तहत जो है प्रोसीजर होता है पूरा किसी चीज को करने का, तो वो एक फॉर्मल तरीके से नहीं। गवर्नमेंट के पास इसका डाटा ही नहीं कितना डोमेस्टिक वर्क में लोग लगे हुए हैं, और वो आंकड़ा ही नहीं है। तो इनफॉर्मल तरीके से कोई आदमी, जैसे कि मान लीजिए मुझे अपने घर में मेड लगानी है, तो मेड को अगर देना तो चाहिए एक्चुअली में तो 10,000 रुपए उसको, जितना मैं काम करा रहा हूँ, पर मैं उसे 3,000 ही दे रहा हूँ, और उसे फिर सही से ट्रीट भी नहीं करता हूँ। तो कहीं न कहीं इस चीज़ का जो है बेनिफिट जो ओनर के उसमें ही रहता है, जो प्रोवाइडर के हक में ही रहता है, और पिसता कौन है? डोमेस्टिक वर्क वाले ही पिसते हैं। तो जो हमारी घर में माँ, बहन होती है, तो वो जो डोमेस्टिक वर्क करती है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये इनफॉर्मल वर्क है, ठीक है? इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप कोई भी वर्क करते हो रजिस्टर्ड, आप कंपनी खोलते हो रजिस्टर्ड हो जाती है। आपका पूरा टर्नओवर वहाँ पे रजिस्टर करना होता है, टैक्स पे करना होता है, सारा पूरा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मगर इस सेक्टर की अगर हम बात करें, इस सेक्टर को तो काउंट ही नहीं किया जाता जीडीपी में। तो एक ये यहाँ पे बात की गई है कि वेजेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। यंग वुमेन और चिल्ड्रंस को ये वुल्नरेबल रहता है, ये वुल्नरेबल सेक्शन है, कहने का मतलब कमजोर सेक्शन है, इनका फायदा उठाया जाता है, और हाईली इनफॉर्मल ये सेक्टर है हमारा, ठीक है। अब इसमें बात आ रही थी सारी आईएलओ की। आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि रूल नियम कानून यही बनाती है, इसके तहत चीजें चलती है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। ये ट्रिपेटाइट आपकी त्रिपक्षीय एक तरह की यूएन की एजेंसी है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, जैसे कि आपकी यूएनएससी हो गई, उसकी कई सारे हो गए, और कई सारी एजेंसी इसी तरह की यूएन की एजेंसी है आईएलओ, ठीक है। इसमें कौन कौन से ट्रिपेटाइट है, तो इसका मतलब तीन कोई ना कोई इसमें वो होंगे इंस्टीट्यूशन होंगे। कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट हो गई, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर हो गए, एम्प्लॉयर हो गए इसमें, और वर्कर्स हो गए। तो तीन ही हुए ना, क्योंकि वर्कर्स के लिए है तो वर्कर होंगे, और वर्कर को कौन जॉब दे रहा है? एम्प्लॉयर जॉब दे रहा है, एम्प्लॉयर होगा, और उस पर गवर्नमेंट कौन ध्यान रखेगी? गवर्नमेंट ध्यान रखेगी, तो इसलिए गवर्नमेंट है, ठीक है। अब ये 187 जो मेंबर स्टेट्स है इसके अंदर, और इंडिया भी इसका मेंबर है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसको क्या है, नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1969 में, और 19 में ये स्टेब्लिश की गई थी, यानी कि 1919 में स्टेब्लिश की गई थी। कब? जो टिट्यो वर्सिलिस जो हुआ था उससे एफिलेटेड, मतलब टिट्यो वर्सिलिस से एफिलेटेड होके, जब टिट्यो वर्सिलिस जिस किससे एफिलेटेड हुई थी? लीग ऑफ नेशंस से,
ठीक है, तो ये सब इसमें बोला गया। और जो ये फर्स्ट एफिलेटेड आपकी एजेंसी थी यूएन की, जो 1940 में, अगर इसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में, ज्यादातर इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में ही है। ठीक है, और रिपोर्ट्स कौन कौन सी रिलीज करती है, तो वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट इसने रिलीज किया है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, सोशल डायलॉग रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट रिलीज करती है। आपको एक बार नजर मार लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है हर बार, एक ना एक रिपोर्ट पूछी ही जाती है। अगला आर्टिकल हमारा नीपम के बारे में। नीपम की फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। देखो, अब यहाँ पे एक चीज आ गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके बारे में तुम जानेंगे, पर पहले बात कर लेते हैं अवेयरनेस मिशन की। एक तरह का अवेयरनेस मिशन है, अवेयरनेस फैला रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, उसे हम कैसे कंजर्व करेंगे, उसके राइट्स जो आईपीआर जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कैसे हम कंजर्व करेंगे, कैसे उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, उसी के बारे में अवेयरनेस की बात यहाँ पर हो रही है। तो एक तरह का ये मिशन है। तो अब इस ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि जो नीपम है, अगर इसकी बात करें, 2021 में लॉन्च किया गया था। किस लिए लॉन्च किया गया था, कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। और इसने कामयाबी क्या हासिल की है, कि जो इसने बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी थी 1 मिलियन स्टूडेंट्स को, वो कंप्लीट कर चुका है। और ये इसका टारगेट था 15 अगस्त 2022 से पहले करने, सॉरी 15 अगस्त 2022 तक पहले करने का, सॉरी 15 अगस्त 2022 तक करने का। मगर इसने बहुत पहले ही ये टारगेट अचीव कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये नीपम है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म तो हमने जान ली, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पैन इंडिया मिशन है, यानी कि पूरे इंडिया में इसकी अवेयरनेस का मिशन ये फैलाया गया है, मतलब अभियान चलाया गया है। ठीक है, ये अवेयरनेस प्रोवाइड करता है किसके बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। और किसको किसके राइट्स की बात करता है, कि जो स्टूडेंट्स है, वो जो उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उससे जो इजाद करते हैं, इनोवेट करते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनको समझाता है, उनको ट्रेनिंग दी है, स्किल्स दी है। तो लगभग 1 मिलियन स्टूडेंट्स को इसने ये अवेयरनेस प्रोवाइड की दी है। ठीक है, और इसमें क्या इनकलकेट किया जाता है, लोगों में क्या बताया जाता है, कि आप ये इसकी क्रिएटिविटी पैदा करो, अपने अंदर इनोवेशन पैदा करो। स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात कर रहा है जो हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, या आपके सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल पर, जैसे क्लास 8 से 12th की यहाँ पे बात की है, कि उनमें क्रिएटिविटी आए, इनोवेशन आए, इस तरह की स्पिरिट आए, कि वो कुछ नया इजाद करे, नया पैदा करे। ठीक है, तब तक ये चीज नहीं आएगी, तब तक हमारा इंडिया ना तो ग्रो करेगा, वहीं रहेगा, क्या ना, रोड लर्निंग पे फोकस करता रहेगा। हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, लूप होल यही है, कि जनरली हम रोड लर्निंग पे फोकस करते हैं, इनोवेशन पे कम फोकस करते हैं, हम मार्क्स पे फोकस करते हैं। आज तो 96% लाना तो ऐसा हो गया जैसे कि बच्चों का खेल। एक टाइम था सन 2000 के टाइम की बात थी, कि किसी के 60% आ जाते थे, तो गांव में, शहरों में ढोल नगाड़े बजते थे, कि वो लौंडा टॉप कर गया, लड़का टॉप कर गया, उसकी लड़की टॉप कर गई। पर आज तो 96 97% आने तो एक मजाक सी बात होगी, हर किसी का हम सुनते हैं। नो डाउट कि बहुत मेहनत चाहिए होती है, पर फिर भी, और यही लड़के जो परसेंटेज ये लेकर आते हैं, उन्हें छोटा सा एसएससी का एग्जाम नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब रोड लर्निंग का नतीजा दिखता है। ठीक है, क्योंकि आपको 10वीं 12वीं में तो रट के आ जाते हैं, पर उसके बाद तो आपको क्या है ना, वो कंपटीशन फेस करना होता है। कंपटीशन की तो प्रिपरेशन अलग तरीके से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे बोला गया कि बच्चों को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर एक ऐसी इंस्पिरेशन जगानी है, इंस्पिरेशन लानी है, उन्हें इग्नाइट करना है, उनके अंदर एक आग जगानी है, कि बच्चों नया सोचो, कुछ नया करो। ठीक है, अब इसकी जो नीपम है, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसे कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसकी कोई ना कोई इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी तो होगी। तो यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पे ही यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है। एक 2017 में पूछा था, 2019 में क्वेश्चन पूछा, और मेंस में भी पूछा है क्वेश्चन। तो इसे बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस है, वो इसको देखता है। और ये किसके अंडर आता है, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल जो है, किसके, पेटेंट के, डिजाइन के और ट्रेडमार्क्स के, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीजीपीडीटीएम भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अंडर ये आता है। और ये किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो अब यहाँ पे ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल जो है, ये जो किसका रक्षा करता है, एक तरह से ये कह लीजिए, जो सबका ध्यान रखता है, जो किसके अंडर, जो मतलब ये, सॉरी, कई बार मतलब
आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें चली जाती है। तो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स किसका जो सबऑर्डिनेट किसके अंदर है ये, मतलब सबऑर्डिनेट ऑफिस है ये। किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ये ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसके अंडर ये सबऑर्डिनेट ऑफिस है, यानी कि इसके अंदर ये काम करता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी जो कंट्रोलर जनरल है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें है, कौन कौन से एक्ट को ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है, एडमिनिस्टर करता है। जो पेटेंट एक्ट 1970 जो है उसको, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 को, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 को करता है, डिजाइन्स एक्ट 2000 को ये करता है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखने वाली, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। जो भी मैं आगे पढ़ाता जा रहा हूँ उसी के ऊपर क्वेश्चन तैयार होगा, मैं आपके सामने लेके आऊंगा एंड में इस आर्टिकल के खत्म होने पे। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने इतना तो डिस्कस कर लिया कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में हम मिशन चला रहे हैं अवेयरनेस की, कि उनके अंदर इनोवेशन आना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, सीधे सीधे पहले तो इसका टाइप समझ ले। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे कि किसी ने आपका कुछ ऐसी चीज इजाद की तो उसका कॉपीराइट आप ही के पास होगा ना। कि जैसे कि आपने कहते हैं ना, जैसे मूवी बनती है, अब मूवी का जो आपको जैसे सॉरी, आप मूवी मूवी को छोड़ी और बुक है, बुक के नीचे ऐसा नहीं लिखा रहता, एक सिंबल बना रहता है सी और ऐसा होता है। तो कॉपीराइट का सिंबल होता है कि जिसने ये बुक लिखी है उसके पास कॉपीराइट है उसे बेचने का। तो ये कॉपीराइट का जो अधिकार होता है, राइट्स होता है, ये ही आपको क्या ना, आपकी जो डाटा है, आपने जो लिखा है, आपके अंदर जो स्किल थी उसको आपने पेपर पर उतार दिया, उसकी रक्षा कौन करेगा, वरना हर कोई उसे छाप देगा। तो वो तो पायरेसी हो जाएगी ना। आपने मेहनत की, आपने कई साल तक मेहनत की, बुक पब्लिश करा दी और उसको सब लोग छाप रहे हैं और बेच रहे हैं, तो आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी नॉलेज दूसरा यूज कर रहा है, मगर आपको भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो कॉपीराइट एक्ट आपके पास रहते हैं। इसी तरह से ट्रेडमार्क होता है। तो आपने देखा हो कई कंपनी जो ट्रेडमार्क होता है, कोई भी ट्रेडमार्क किसी भी कंपनी का, अब मैं पेप्सी का ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकता। आप, मगर मेरी छोटी सी कंपनी है, कोई मैं ठंडी चीजें बनाता हूँ या कोई ऐसी बेवरेजेस बनाता हूँ, तो मैं पेप्सी का ट्रेडमार्क यूज करने लगूँ, या आपका मैगी का ट्रेडमार्क यूज करने लगूँ, या पार्ले जी का ट्रेडमार्क यूज करने लगूँ, जो भी आपकी बड़ी कंपनी है, कैडबरी का ट्रेडमार्क यूज करने लगूँ, तो वो उनके पास राइट्स है। उसके जो ट्रेडमार्क होता है उसके पास राइट्स है। वो ये क्योंकि वो किसके पास जाएगा, यही तो जाएगा कि वो इसके पास जो अपीलेट बॉडी है या बोर्ड है उसके पास जाएगा कि किसी ने हमारा ट्रेडमार्क यूज कर लिया। तो बोर्ड उस चीज के उस मामले में देखेगा कि किसने यूज किया है, तो उस पे फिर मुकदमा चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या करते हैं, आपके जो प्रॉपर्टी है आपकी, या तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो या आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको कंजर्व करता है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पेटेंट है, जैसे आप रिसर्च पेपर छापते हो तो पेटेंट कराना होता है ना, आपने कोई ऐसी इनोवेशन की है या कुछ आपके रिजल्ट यूनिक आया है, तो अब उसे दूसरा यूज कर लेगा, अपने नाम से छाप देगा, आपका तो मेहनत बेकार गई। तो आपको उसको पेटेंट कराना होगा, वो आपके नाम से छपना होगा पहले। तो आपके नाम से छपेगा तो इसलिए पेटेंट कराना होगा। कहाँ जाना होगा आपको, ये पेटेंट जो प्रॉपर्टी राइट्स है इसी को आपको यूज करना होगा। ठीक है, इसी तरह डिजाइन्स है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, प्लांट ब्रीडर्स राइट्स होते हैं, सर्किट लेआउट्स होते हैं। जैसे कि आपका ये होता है मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का, उसमें पूरा सर्किट होता है ना। अब वो सर्किट जिसने बनाया, ठीक है, अब एक बार सर्किट बन गया, अब तो कोई पूरी दुनिया यूज करिए, पर जिसने सर्किट बनाया होगा उसकी मेहनत लगी ना, उसका दिमाग लगा, उसकी कई साल की मेहनत होगी, तो उसको पेटेंट कराना होगा ना, वरना तो कोई भी अपने नाम से छाप देगा। मुझे कल ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए तो मैं तो अपने नाम से छाप दूंगा कि मैंने बनाई है, चाहे मुझे उस टेक्नोलॉजी का एबीसीडी ना तो इन्हें कंजर्व करना होता है। तो ये यहाँ पे बोला है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द क्रिएशंस ऑफ माइंड, के माइंड का क्रिएशन होता है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी आदमी का, किसी भी यूनिक आदमी का, जो भी है, आप एक आम आदमी की, इंडिविजुअल की बात हो रही है, विच हैज ए कॉमर्शियल एंड मोरल वैल्यूज। कॉमर्शियल वैल्यू क्योंकि यहाँ पे पैसे की बात है, कॉमर्शियल मतलब पैसे की बात है। मोरल वैल्यू कि देखो, अब आप मोरल वैल्यू यहाँ पे आ गई कि किसी ने मेहनत की, आप यूज कर रहे हो, कोई मतलब तो है क्या ये, कोई आपके एथिक्स है नहीं है, मतलब मेहनत इजाद की किसी ने और दूसरा उसे यूज कर रहा है, अपने नाम से छाप रहा है, तो यहाँ पे मोरल वैल्यू भी आ जाती है, यानी कि सही बात नहीं है ना, अगर आप एथिकली सोचो तो यही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो क्या ग्रांट करता है, एक्सक्लूसिव राइट दे देता है
ऑथर को, जो भी उसका ऑथर है, जो भी उसका निर्माता है, जो भी इनोवेटर है, कि उसको फुल्ली यूटिलाइज करे और उससे बेनिफिट कमाए। ठीक है, तो ये सब चीज है। इसमें टाइप्स यही आ जाता है कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, डाटाबेस, ट्रेड सीक्रेट्स, यही सब जो यहाँ पे बताए, तो यही सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। आई होप आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की क्या डेफिनेशन वो समझ में आ गई होगी। अब इसमें यही सब चीजें बताई गई है कि राइट्स गिवन टू द पर्सन्स ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, कि इन्वेंशन जो करी, लिटरेरी, या आपने लिटरेचर लिखा, या आर्ट कुछ है आपके पास, आर्टिस्टिक वर्क बनाया, कोई सिंबल्स इस तरह का बना दिया। अब सोच के देखो, जो रुपए का सिंबल दिया जिस आदमी ने, तो उसका है ना ये तो सिंबल। अब कल को कहने लगे कोई भी आदमी उठ के कि मैंने दिया है सिंबल रुपए का, मैंने दिया है, मेरा यूज कर रहा है इंडिया, तो सिंबल ऐसा नहीं है ना, किसी एक आदमी ने दिया होगा ना ये, या किसी ग्रुप ने बनाया होगा, तो उसके पास राइट्स होंगे ना, क्या हमने सिंबल दिया है। इसी तरह से ये झंडे का सिंबल है, ठीक है, जो झंडा है आपका इंडिया का फ्लैग है, वो जो पूरा डिजाइन जो है किसी एक आदमी के पास है ना। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो जो नेम्स हुए, किसी चीज का नाम देना, इमेज हुई, कॉमर्स के लिए जब हम यूज करते हैं, तो वो कंजर्व करना, ये सब चीजें इसमें बोली गई है। और ये राइट्स है, ये क्या आउटलाइन किस में किए गए, आर्टिकल जो 27 है किसका, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके अंदर, ये आर्टिकल 27 के अंदर ये सारे राइट्स आपके आउटलाइन किए गए, यानी कि बताए गए हैं। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि आईपीआर को कंजर्व करने के लिए क्या जरूरत है, क्या रिकॉग्नाइज ये करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है जो पेरिस कन्वेंशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करता है आईपीआर को। ठीक है, ये कन्वेंशन बनाई गई है, तो ये ध्यान रखना है। बर्न कन्वेंशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना किसको प्रोटेक्ट करता है, लिटरेरी वर्क और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बर्न कन्वेंशन की यहाँ पे बात हो, पेरिस कन्वेंशन आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को, पेरिस की बात आ रही है तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को, बर्न कन्वेंशन मतलब आपका लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ा अगर भूल भी जाओ, देखो मैं बहुत अच्छा तो तरीका नहीं है याद करने को। पेरिस, पेरिस कन्वेंशन की बात होती है, जब भी हमारा पेरिस कन्वेंशन ध्यान आता है, ये इस चीज की बात होती है, क्लाइमेट चेंज की बात आती है, यानी पेरिस कन्वेंशन की बात आती है क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इंडस्ट्री की वजह से। तो अगर किसी एग्जाम में आ जाए कि भाई इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल को वो करता है, कन्वेंशन जो है प्रोटेक्ट करता है, ये किसको करता है, ये आपके लिटरेरी को करता है, तो आपके ध्यान आ जाना चाहिए पेरिस कन्वेंशन किस चीज से संबंधित, क्लाइमेट से, पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो हमारा कन्वेंशन है, तो वो इंडस्ट्री के उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा बर्न कन्वेंशन, अब बर्न से मतलब यहाँ होता है क्या, एक तरह से BURN, ये वर्ड समझिए, बर्न से मतलब होता है जलाना। अब जलाया किसे जाता है, कागज को जलाया जाता है। अब कागज को लिटरेरी वर्क कितना होगा, जो आप लिटरेरी छापो, कागज भी छापोगे ना, जो आपका आप कहानी लिखते हो, या आप कुछ भी छापते हो, तो उस पे ही होगा ना। आर्ट करोगे तो किसी कागज पे, कैनवास पे करोगे ना। तो अब कागज को जला दिया जाए तो क्या, इस तरह से आप लिंक कर सकते हो सकता है आपके पास और भी अच्छा तरीका हो इसको लिंक करने का, पर मेरे दिमाग में जो है मैंने आपको बता दिया। और इसको कौन गवर्न करता है, इन दोनों किसके अंडर आता है, ये WIPO के, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये आता है। ठीक है, अब टाइप्स क्या है, कॉपीराइट्स हो गया, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ट्रेड्स, और यही सब है, इनोवेशन को स्टिमुलेट करना, डिजाइन को, क्रिएशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, वही सब हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नीड क्या है कि हम यहाँ इनोवेशन को एनकरेज कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अगर हम इसको कंजर्व कर पाते हैं, प्रॉपर इंटू आईपीआर जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कंजर्व कर पाता है, सुरक्षित रख पाता है, सेफ गार्ड कर पाना कि क्रिएटर्स के राइट को, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधरेगा, कि हमें पता लगे यहाँ पे जो अब कोई कंपनी यहाँ पे आके डिजाइन करके कोई चीज बेच रही है और उसका डिजाइन चुरा लिया जाता है और दूसरी कंपनी उसके बगल में खुल जाती है, तो वो तो समझेगा ना कि इंडिया में तो हमारा जो बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, तो इस चीज को तो मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि बहुत डाउन चली जाएगी ना रैंक। तो मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आसान हो जाएगा, इस चीज से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज में बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रीटीज और कन्वेंशन की बात कर लेते हैं जो आईपीआर से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे पूछ सकते हैं, देखो एक बार ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है इतना जानना जरूरी ना हो, पर एक बार आप नजर में निकाल लोगे ना, जब आप आगे में क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप ये समझो हाँ यार सारी चीजें जाननी ही जरूरी है। ठीक है, तो ये मत समझो कि इतना बता रहे हैं कि भाई इतना तो जानने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल लेवल पे देखो इंडिया जो है मेंबर है WTO को भी है, ट्रिप्स एग्रीमेंट का भी है। ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रिप्स मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। वो WIPO ये हम जान ही चुके हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन,
यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ट्रिप्स में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे भी जब ट्रेड होता है वहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आएगी। बुडापेस्ट ट्रीटी या बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्रदान करता है किसको, डिपोजिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फॉर पर्पज ऑफ पेटेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, बुडापेस्ट ट्रीटी एंड डिपोजिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे रिलेटेड है, ध्यान रखना। पेरिस कन्वेंशन वो इंडस्ट्री की बात आ गई जो मैं पीछे डिस्कस कर रहा था। बर्न कन्वेंशन वो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क की बात आ गई। और पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी ये सब चीजें। और नेशनल लेवल पे क्या है, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 है जो हमारे आईपीआर को वो प्रोटेक्ट करता है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर पॉलिसी 2016 है, ठीक है, जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वो करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब बात आते हैं क्वेश्चन जो 2017 में यूपीएससी ने प्री में पूछा था। इसमें पूछा था विद रेफरेंस टू द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2017 में पूछा गया। पहला स्टेटमेंट दिया था, इट रीइटरेट्स इंडियाज कमिटमेंट, इंडिया के कुछ कमिटमेंट्स थे उसको दोबारा से रीट्रेट करता है, दोबारा से बताता है कि टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक है, ये चीज है। दूसरी बात, दूसरे स्टेटमेंट में दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग आईपीआर इन इंडिया। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन, अगर आप 2017 की बात करें, 2017 में ये करंट अफेयर्स था, ठीक है, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा को इंडिया ने रिट्रीट किया था। तो अगर आप उस वक्त तैयारी कर रहे थे तो आपको पता लगेगा, या इंटरनेट पे जाकर देखिए, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा देखिए, तो वहां पे पहले ही आएगा कि इंडिया ने रिट्रीट किया है। तो जब जो तैयारी कर रहा है बंदा उसे तुरंत पता लग जाएगा, हाँ हाँ ये बात हुई। और ट्रिप्स ट्रिप्स तो है ही है उसके लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसके लिए है। ठीक है, तो ये जो है पहला सही हो जाता है। दूसरा, अब मैंने पीछे बताया ही था उसमें कि यहाँ पे देखा ना आपने, ये वाला जो था, कहाँ गया, यहाँ पर, इसमें ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसमें कई नोडल एजेंसी हो गई ना, इसी की मेन एजेंसी तो यही होगी ना, इसी के अंडर काम कर रहे हैं ये लोग। तो ये भी सही हो जाता है, तो पहला और दूसरा सही हो जाता है, तो कौन सा आंसर हो गया इसका, सी सही हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो अब सोच के देखिए, अगर हम उस पर ध्यान ना दें कौन सी नोडल एजेंसी कौन सी नहीं है, तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो अब 19 में फिर क्वेश्चन पूछा इस चीज से रिलेटेड। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट ए सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है कि सीड को क्रिएट करने की, वो इंडिया में पेटेंटेड की जा सकती है, नहीं की जा सकती, मतलब की जा सकती है, ये बोल रहा है। अब ये सही है गलत है ये चीज आपको समझनी है। अब दूसरे ऑप्शन में बोला कि इंडिया में देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। अब सोच के देखो, जब एक्ट बना हुआ है तो एक्ट बन गया तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अपीलेट बोर्ड तो बनाया ही होगा ना, कि एक्ट बना तो कोई क्लैश भी होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। अब क्लैश होगा तो कोई ऐसा बोर्ड तो होना चाहिए जहाँ पे जाकर मुकदमा लड़ सके आप, कि भैया हाँ मेरा यार वो हो गया है कि यहाँ पे ये मेरा वायलेशन हो गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। तो ऑब्वियसली बोर्ड तो बना ही होना चाहिए। अब यहाँ तो क्लियर दरकिनार करके ही कह दिया, नकार दे के कि है ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया ना एक तरह से। तो दूसरा गलत हो गया। अगर हम देखें तो ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब हम बात है तीसरे पे, कि प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। अब इसमें बोला कि प्लांट वेराइटीज जो भी है एलिजिबल नहीं है टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। तो अब इसमें देखो कौन सा सही हो सकता है कौन सा गलत हो सकता है, कि इसमें ये क्वेश्चन ये पूछा, अब इसमें बोल रहे हैं कौन सा क्वेश्चन ये या ऑप्शन सही है। तो अब देखो, पहले की अगर हम बात करें, दूसरा तो हमने कर लिया, पहले की बात करें तो बायोलॉजिकल प्रोसेस सीड की, क्योंकि हमने वहां पर डिस्कस किया था कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो क्या क्या कर सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो जब ये हो गया ये हो गया, तो पहला दूसरा तो आपका क्या है, सॉरी सॉरी कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस वो सीड के लिए नहीं हो सकती, तो इसमें कह रहा है कि हो सकता है, ये कह रहा है ना, सॉरी हो सकता है, कि मतलब कैन भी हो सकता है। तो ये जबकि हो नहीं सकता, उसमें तो ऐसा नहीं बोला कि सीड के लिए, कि सीड क्रिएट किया जा सकता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से। ठीक है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है,
वो भी उसमें बात की जा रही है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, ये ना बुडापेस्ट कन्वेंशन में, यहाँ पे इंडियन पेटेंट एक्ट की बात की जा रही है। इंडियन पेटेंट एक्ट में ऐसा नहीं है, जबकि बुडापेस्ट ट्रीटी में है, ये ना डिपॉजिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें है, मगर इंडियन पेटेंट एक्ट में नहीं है। तो ये क्वेश्चन, वो ये ऑप्शन पहला गलत हो जाता है। जब पहला गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन सा? सी बचा आपका, यानी कि सी आंसर इसका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल सुपर ग्रोडा शील्ड एक्सरसाइज के बारे में। ये किस किस के बीच में होती है? यूएस के, इंडोनेशिया के, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर के बीच में, मिलिट्रीज के बीच में होती है। ये एनुअल आपकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कॉम्बैट करते हैं, कहाँ पे हो रही है? आपकी सुमात्रा जो आइलैंड है, वहाँ पे इंडोनेशिया का सुमात्रा जो आइलैंड है वहाँ पे ये हो रही है। इसको बस इतना ही जानना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें कंसर्न क्या रेज किए गए? चाइना ने क्या क्या कंसर्न रेज किए कि भैया जो एक्सपेंडेड ये ड्रिल कर रहे हैं, डील करते जा रहे हैं, चाइना को थ्रेट है। थ्रेट क्यों है? क्योंकि पहले जो यूएस है वो एक तरह से हमें घेरता हुआ जा रहा है, ये एक तरह का इंडो पैसिफिक अलायंस बना रहा है नाटो की तरह, उसको घेरने के लिए, चाइना को घेरने के लिए, इस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट करने की तैयारी में ये चाइना ने ये कहा, इसलिए न्यूज में आया। ये कब वो बिगिन हुई थी, शुरुआत हुई थी 2009 में हुई थी। इसका एम यही है कि इंटर ऑपरेटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा, कैपेबिलिटी को, ट्रस्ट को, और फ्री एंड ओपन एक्सेस टू इंडियन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, उसमें कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। इसका एम यही होता है। एम तो सभी का सेम ही होता है। ठीक है, एक एक्सरसाइज और होती है इंडिया और आपका किसके, इंडोनेशिया के बीच में, जिसका नाम है गूढ़ शक्ति एक्सरसाइज। गूढ़ शक्ति एक्सरसाइज, ये बायलेटरल एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ये फोर्सेस के बीच में, आर्मी जो आर्मी होती है आपकी, उसके बीच में होती है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, ये हो गया। अगला आर्टिकल हमारा यूएनएमओजीआईएफ के बारे में, यूएन मोजिब के बारे में। अब इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। न्यूज में क्यों आया है? देखो, जो ये भाई साहब है ना आपके, ये साहब जो खड़े हैं, ये है आपके यूएन के सेक्रेटरी जनरल, जिनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एक इनके रियर एडमिरल है, जिनका नाम है गुलर्मो पेब्लो रियोस। ठीक है, गुलर्मो पेब्लो रियोस, जो कि अर्जेंटीना के आपके वो है सिटीजन। उनको मिशन जो है, ये एक तरह का मिशन है, ये मिशन का हेड बना दिया और चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर बना दिया, किसका? यूएन मोजिब का। ठीक है, और ये किसके अंडर हुआ है? ये यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है, उसका जो ऑफिस है, जिसकी ये हेड है, उनके कहने पे ये हुआ है, उनके अनाउंसमेंट से ये हुआ है। तो इसलिए तो यूएन मोजिब उसमें आया है न्यूज में। अब हमारा मेन मकसद है यूएन मोजिब को जानना कि है क्या। देखो क्या हुआ, यूएन मोजिब सबसे पहले तो कब क्रिएट हुआ था? यूएन मोजिब क्रिएट हुआ कि यूएनएससी का रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन 39। यूएनएससी आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन 39। उसमें जनवरी 1948 में जब हमारा देश आजाद हुआ, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस टाइम पे ये रिजोल्यूशन आया, तो उस रिजोल्यूशन का नाम रखा यूएन कमीशन फॉर इंडियन पाकिस्तान, यूसिप रखा। ठीक है, अब उसमें क्या किया गया कि ये रिजोल्यूशन आपका हो गया। तो एक तरह से जो यूएनशिप है, ये ही एक तरह का यूएन मोगिप है। ठीक है, मोजिप है यहाँ। उसके बाद क्या हुआ कि कराची एग्रीमेंट हुआ, जो कि 1949 में हुआ, जुलाई में। तो यहाँ पे ये बोला गया कि कराची एग्रीमेंट जो है, ये जो आपका यूएन का जो रोल प्ले कर रहा था ना, यूएन में जो मिलिट्री ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहा था, वो सीज फायर लाइन पे लाइन को देख रहा था कि वहां पे कोई वायलेशन ना हो। तो यहाँ पे बोल दिया कि कराची एग्रीमेंट करेगा इस चीज को। ठीक है, यूएन मोजिब की जो यहाँ पे ऑब्जर्वर था ना ये, तो यहाँ पर कराची एग्रीमेंट में ये बोल दिया गया ये करेगा। मगर इंडिया ने ये कहा कि इंडिया जो अपना ऑफिशियल जो उसका स्टेटमेंट है, उसने ये कहता रहा इंडिया कि ये यूएन मोजिब का जो रोल है, टेक ओवर किसने कर लिया है? ये आपका शिमला एग्रीमेंट ने कर लिया है, जो कि आपका कब हुआ था? 1972 में हुआ। तब शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ? एलओसी डिफाइन की गई थी। ठीक है, उसमें एलओसी बनाई गई थी कि यहाँ पे हुआ। अब इससे क्या है, पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई। पाकिस्तान ने क्या बोला कि पाकिस्तान ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ यूएन मोजिब नहीं करेगा। ठीक है, उसने बोला कि इंडियन का जो आर्गुमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो उसने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जो ये डाइवर्जेंट पॉलिसी देखने को मिली यहाँ पे दोनों की। तो पाकिस्तान तो ये कहता रहा, अपनी कंप्लेंट को दर्ज करता रहा कि यूएन मोजिब में वहां पे जाके कि यूएन मोजिब जो है, ये आपका जो सीज फायर वायलेशन कर रहा है इंडिया, तो ये इसका क्या ना, ये जो मान नहीं रहा है।
ठीक है, ये मान नहीं रहा है कि इंडिया जो है यूएन मुजिब को मान नहीं रहा है, उसकी उस चीज को मान नहीं रहा है। ये तो ये बोल रहा है कि इसने दूसरे ने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, हम तो जो कराची सॉरी, कराची जो एग्रीमेंट था, ठीक है, उसमें तो यही बोल दिया ना कि भाई कराची एग्रीमेंट के थ्रू होगा। मगर यहाँ पे इंडिया तो ये कह रहा है कि टेक ओवर कर लिया अब शिमला एग्रीमेंट ने। तो जो शिमला एग्रीमेंट में जो बोला गया उसके थ्रू होगा, यूएन मुजिब के थ्रू नहीं होगा। यूएन मुजिब की जो पावर थी वो टेक ओवर कर ली शिमला एग्रीमेंट ने। तो अब ये पाकिस्तान इस चीज से नाराज है, तो बोलता है नहीं इंडिया तो यूएन मुजिब को मान ही नहीं रहा है। तो अब इंडिया जो है, इंडिया ने क्या है, कभी भी ये बोलता है कि इंडिया कभी ऑफिशियली ये नहीं डिक्लेयर किया या वहां पे यूएन मुजिब में नहीं गया 1972 के बाद कि अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सके कि हाँ, कि पाकिस्तान ऐसा बोल रहा है, हम ये मानेंगे, हम वो मानेंगे। कभी इंडिया ने ऐसा नहीं किया। ये खैर इतना जानना जरूरी नहीं है, बस यही जानना जरूरी यूएन मुजिब क्या था। तो यहाँ पे डिफरेंट व्यूज है, डिफरेंट वो है। तो यूएन मुजिब ये है अभी तक जो है, ये जो डिसीजन को क्या नाम रिजोल्व नहीं कर पाए, क्योंकि इसको तो जिम्मेदारी यही दी गई थी ना, जो एलओसी है आपका, लाइन ऑफ फायर है, सीज फायर है, लाइन ऑफ सीज फायर है, उसको दोनों तरफ से देखे, क्योंकि इसका तो हेड ऑफिस आपका कराची उसमें भी है कि एलओसी की दूसरी साइड भी है, और इस साइड भी है इंडिया में, कश्मीर में, और उसके शायद इसमें इस्लामाबाद में है, कहाँ पे है ध्यान नहीं है, मगर उस साइड भी है। जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उधर भी है इसका ऑफिस, और आपके इंडिया के कश्मीर में भी है। तो ये सब चीज इसमें बोली गई। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।